बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज इस वीडियो में कक्षा 10 का पाठ 5 विज्ञान का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हम लोग समझेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा पहली हेडिंग है तत्व। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं उन्हें तत्व कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम, सोना, मैग्नीशियम आदि। ये सभी तत्व जो हैं वो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको तत्व कहते हैं। तत्वों के बारे में आप सभी को एक चीज़ और पता होनी चाहिए, वो देख लीजिए। आज तक हम लोग 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न हैं। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। टॉपिक पर पहुंचने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, कृपया करके आपने पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा और चौथा पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए हैं, जाकर उनको चेक कर लीजिए और उन पार्टों को समझ लीजिए। उसमें सभी सरल भाषा में सभी टॉपिक्स को समझाया गया है। तो अब लौटते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास कि प्रारंभिक सबसे पहले किसने प्रयास किए और कैसे कैसे इसको व्यवस्थित किया। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसका आंसर देख लीजिए। तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया है। आगे हम सभी लोग पढ़ेंगे तत्वों का अपवर्ती वर्गीकरण। ये अपवर्ती वर्गीकरण क्या है, इसको ध्यान समझ लीजिए बच्चों। तत्वों की ऐसी व्यवस्था जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले पदार्थ मतलब तत्व उपस्थित हों, तत्वों का अपवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। इसको सबसे पहले प्रस्तुत किया था। इसमें अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डवेराइनर के ट्रिक। ये क्या था, ये डवेराइनर कौन है, इसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके बारे में जान लीजिए। सन 1817 ईस्वी में जर्मन रासायनिज्ञ वुल्फगांग डवेराइनर के समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इस नाम को आप लोग ध्यान से पढ़िए बच्चों, ठीक है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन के लिए, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त हुए, जिन्हें हम ट्रिक कहते हैं। डवेराइनर ने बताया कि ट्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। वो 3 तत्व कौन से हैं, देख लीजिए बच्चों। तत्व था पहला कैल्शियम, और इन्होंने जाना था परमाणु भार के हिसाब से, मतलब सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। उसके लिए उन्होंने 3 तत्वों को सुलझाया था। जैसे कैल्शियम उन्होंने लिया था Ca, जिसका प्रतीक होता है, इसका परमाणु भार था 40.1। फिर उन्होंने पकड़ा था स्ट्रेसियम यानी Sr, इसका परमाणु भार था 87.6। फिर था बेरियम यानी Ba 137.3। इन्होंने 3 तत्वों के बारे में ऐसे बताया था, जिसको हम लोग डवेराइनर के ट्रिक से जानते हैं। आगे है बच्चों डवेराइनर के ट्रिक की सीमाएं। इनकी सीमाएं क्या थीं? उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ट्रिक ही ज्ञात कर सकते थे। जब इन्होंने प्रस्तुत किया था तो उस समय सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रिक हमें
पता थी, जिससे हम लोगों ने ये लगाया था। जैसे इसमें था Li, Na, K और CaSr, Ba और Cl, Br और L, ठीक है, सॉरी आयोडीन, ऐसे लिख लो। अब आगे चलते हैं हम लोग। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत तत्वों का अपवर्ती वर्गीकरण के लिए, ठीक है। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। तो बच्चों, डवेराइन ने कितने तत्व खोजे थे? 3, और इन्होंने कहाँ तक खोज लिए थे? 56 तक, ठीक है। तो आगे देखिए, न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। इन्होंने जब व्यवस्थित कर रहे थे ये, तब इन्होंने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया कि 8वें तत्व जब व्यवस्थित कर लेते थे, ये 8 तत्वों को क्रम में लगा लेते, तब इन्होंने प्राप्त किया एक चीज। क्या प्राप्त किया? कि 8वां तत्व से फिर से ये बैक शुरू हो जाता है। इसी तुलना से इन्होंने संगीत के अष्टक से की गई, इन्होंने इसकी तुलना किससे की? संगीत के अष्टक से की, तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत भी कहा जाता है। उदाहरण, लिथियम Li एवं सोडियम Na धातु के गुण समान होते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत सीमाएं। नंबर 1, ये काफी पूछा जाता है आपके पेपरों में। यह नियम केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्वों तक लागू होता है। नंबर 2, नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते हैं। नंबर 3, अक्रिय गैसों की खोज के बाद अष्टक सिद्धांत ने अपनी प्रासंगिकता पूर्णता खो दी। जब उन्होंने अक्रिय गैसों की खोज हुई तो ये पूरी तरह से, इनका जो सिद्धांत था पूरी तरह से खराब हो गया, ठीक है। जैसे आप ये सारे गामा पा जो है आप PNG में देख सकते हैं, साइड में शो हो रहा होगा। बच्चों पढ़ेंगे तत्वों के प्रमुख आवर्त नियम। इसमें आप लोग जरा ध्यान से इसको पढ़िएगा। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण हेतु सर्वप्रथम मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी दी जो उनके आवर्त नियम पर आधारित था। सबसे पहले आवर्त नियम के तौर पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मेंडलीफ ने सबसे पहले अपनी आवर्त नियम प्रस्तुत किया था। जो क्या था, आइए देखते हैं। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या कहता है? मेंडलीफ के आवर्त नियमानुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर समान भौतिक व रासायनिक गुण वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद आते हैं, जिसे आवर्ती गुण कहा जाता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, इसको फिर से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी इन्होंने जो प्रस्तुत की थी वो सारणी में था क्या? रूसी रासायनिक इमिरवी इवानोविच मेंडलीफ को तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जाता है। नंबर 1, इनके आवर्त सारणी में था क्या? नंबर 1, मेंडलीफ के समय में 63 तत्व ज्ञात थे। नंबर 2, ये तत्व के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। नंबर 3 में इन्होंने क्या किया? रासायनिक गुणों में तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। नंबर 4, उन्होंने 63 कार्डों पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें नंबर 5। तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 5 में इन्होंने क्या किया था इसमें। इसके बाद समान गुणों वाले तत्वों को अलग करने के बाद कार्डों को पिन की सहायता से दीवार पर लटका दिया।
नंबर 6, उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्व को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया तथा परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। अब इसको आपको 3D में समझना हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। फिर इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या था? इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं तथा 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। आप समझ लीजिए समूह और आवर्त किसे कहते हैं। इन्होंने जो प्रस्तुत किया था आवर्त सारणी, उसमें 8 जो थे ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे सीधे सीधे, उसे हम लोग समूह कहते हैं, और 6 क्षैतिज पंक्तियां थीं 6 ऐसे ऐसे में, तो उसे हम लोग आवर्त कहते हैं। अगला टॉपिक है मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण। इनकी आवर्त सारणी में खासियत क्या थी? नंबर 1, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया जिन्हें श्रेणियां कहा गया। नंबर 2, श्रेणियों को 7 क्षैतिज कॉलमों में बांटा गया जिन्हें आवर्त कहा गया। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, उसमें 6 हैं मगर बाद में इन्होंने तब्दीली की थी तो 7 हो गई थी। नंबर 3, श्रेणियों को 8 खड़े कॉलमों में बांटा गया जिन्हें वर्ग कहा गया। ठीक है, एक वर्ग टाइप का। नंबर 4, मेंडलीव की आवर्त सारणी से तत्वों व उनके यौगिकों का अध्ययन सुविधाजनक व क्रमबद्ध हो गया। नंबर 5 में हम लोग देखेंगे किसी वर्ग के लक्षणों का सामान्य अध्ययन कर लेने से उस वर्ग के सभी तत्वों के गुणों का अनुमान हो जाता है। जैसे कि आप अगर ज़्यादा इसमें समझना चाहें तो नंबर 6, विभिन्न तत्वों जैसे प्लेटिनियम, यूरेनियम आदि के परमाणु भार उनकी आवर्त सारणी में स्थिति देखते हुए संशोधित किए गए। ये इन्होंने उसकी तत्वों की स्थिति देखते हुए इनको चेंज किया था। नंबर 7, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कुछ स्थान नए खोजे जाने वाले तत्वों के लिए छोड़ दिए गए थे। उन्होंने कुछ स्थान छोड़ दिए गए कि आगे अगर कोई तत्व मिले तो उनको व्यवस्थित किया जाए। जिनके स्थान पर नए खोजे गए तत्व, जैसे उन्होंने बाद में खोजा तो उनको भरा भी था, जिसे हम लोग SC, GA और GE आदि को रखा गया। अतः आवर्त सारणी ने नए तत्वों की खोज को प्रेरित किया। नंबर 8, पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगाने या लगने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। तो इन्होंने एक ऐसी सारणी दी थी जिसमें अक्रिय गैसों अगर हम खोजते हैं तो उनको अलग समूह में रखा जा सके। जैसे ये गलती किसने की थी? डवेराइन ने ये गलती की थी कि उनका अक्रिय गैस जब खोजे गए तो उनकी पूरी की पूरी खोज बेकार हो गई थी। उन्होंने अक्रिय गैसों को ऐसा नहीं सिस्टम करा था छोड़ो रहने दो। तो जो गलती बच्चों डवेराइन ने की थी वो गलती इन्होंने दोबारा नहीं दोहराई। इन्होंने अक्रिय गैसों के लिए पहले से ही छोड़ रखा था, ठीक है, और डवेराइन ने वो नहीं छोड़ रखे थे, इसलिए उनकी खोज गलत हो गई थी, बाद में बेकार हो गई थी इनके आवर्त सारणी के बाद में। तो आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। नंबर 1, इनको ध्यान से देख लीजिए, बहुत पूछता है, बहुत ही पूछता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दे पाए। मेंडलीव जो थे अपनी सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दे पाए। नंबर 2, समस्थानिकों व समभारिकों को आवर्त सारणी में स्थान देना कठिन था, ये एक समस्या थी। नंबर 3, कुछ भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया था, जैसे क्षार धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आदि अत्यधिक क्रियाशील हैं, जिन्हें अल्प क्रियाशील मृदा धातुओं जैसे हमारा Cu, Ag और Au मतलब कॉपर और चांदी और गोल्ड यानी सोना के साथ प्रथम वर्ग में रख दिया गया था। ये इनकी गलती थी। अब मेंडलीव
की सारणी के बाद में एक आती है आधुनिक आवर्त सारणी, जो आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या Z अधिक आधारभूत गुणधर्म है। परमाणु संख्या को इन्होंने Z से दिखाया है। अधिक मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1 कैसे करते हैं, आइए देखते हैं ध्यान से। नंबर 1 में हम लोग देखेंगे तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। नंबर 2 में आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। जैसे यहाँ पर अगला टॉपिक है मेंडलीव की आवर्त सारणी के व दोष आधुनिक सारणी द्वारा दूर किए गए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन से ऐसे दोष थे जो आधुनिक सारणी द्वारा उसको दूर कर दिया गया। नंबर 1 3 ही दोष थे, उनको कैसे दूर किया गया इसमें समझाते हैं आपको। नंबर 1 समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट की गई। नंबर 2 कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है वह निकिल परमाणु संख्या 28 से पहले आएगा, तो उन्होंने ये भी गलत किया था, तो इसमें ये भी सही किया गया। नंबर 3 परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है अतः हाइड्रोजन तथा हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं है। आगे हम देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति कैसे उनको रखा गया, कितने ऊर्ध्वाधर हैं, कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं, कितने समूह, कितने वर्ग हैं, इसमें हम लोग समझेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। नंबर 1 किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोशों की संख्या समान होती है। उदाहरण के तौर पर लिथियम 2 और 1, Be22, B23, C24, N25। आप लास्ट वाले नंबर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इन सभी तत्वों में कोशों की संख्या समान है। फिर आगे हम लोग नंबर 2 में देखेंगे। अब हम नंबर 2 देखेंगे। इस समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे हाइड्रोजन में 1, लिथियम में 2 1, नाइट्रोजन में 2 8 1 और कैल्शियम में और पोटेशियम में 2 8 8 1। तो अंतिम वाला देखिए आप, तो ये सब एक जैसे हैं। अंतिम वाले जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब एक जैसे हैं। नंबर 3 सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है। देख लीजिए सब में है संयोजी संख्या 1 1। चौथे में हमने क्या देखा, चौथे पॉइंट में समूह में नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। देखिए आप, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, अगला जो होगा वो 5 6 7 ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे आवर्त को। आवर्त क्या है, किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोशों में भरे जाते हैं। इसको फिर से पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे। तो आवर्त में हम आगे पढ़ेंगे किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n2 द्वारा निरूपित की जाती है, जहां n दिए गए कोशों की संख्या को दर्शाता है। जब कोशों की संख्या में पता होगी, जैसे मैंने उदाहरण बताया, पोटेशियम का कोश में है अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो 2 × 1⁵2 2 तत्व प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, ठीक है। दूसरे में L कोश में मैंने देखा n में कितने हैं, लास्ट में 2 होंगे और 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 दूनी 8 तत्व प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं। ऐसे ही आगे अगला टॉपिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, कि हम स्थिति कैसे इसमें
रखे गए ये सब। नंबर 1, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। नंबर 2, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। फिर हम आगे पढ़ेंगे बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवृत्ति। इसमें पढ़ेंगे हम संयोजकता नंबर 1। जब तत्व रासायनिक यौगिक बनाता है तो दूसरे परमाणु के साथ तत्व की संयोजक क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अथवा आप यहाँ तक चाहें यहाँ तक याद कर सकते हैं, आगे देख लीजिए। अथवा में बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितनी इलेक्ट्रॉन देने या लेने या साझा करने की जरूरत होती है वह तत्व की संयोजकता कहलाती है। चाहे तो आप यहाँ तक इसको याद कर लें, चाहे यहाँ से यहाँ तक याद कर लें आप। अब आगे पढ़ेंगे परमाणु आकार कि आकार क्या होता है परमाणु का, कैसे पता करें। परमाणु आकार से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है एवं परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु आकार है। आप समझ रहे हैं, परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु आकार होता है। इसमें एक पॉइंट है वो देख लीजिए बच्चों। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार या त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। प्रथम समूह में Na और त्रिज्या पिकोमीटर में, ठीक है। तो Na यानी सोडियम का कितना 186, लिथियम का कितना 152, Rb का कितना है 244, Cs का कितना है 262 और पोटेशियम यानी K का कितना 231। आप लोग इनके नाम नहीं मुझे अगला है धात्विक गुण। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को ही धात्विक गुण कहते हैं। अब धात्विक गुणधर्म भी होते हैं, उनको देख लीजिए। नंबर 1 में धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ हैं। नंबर 2, धातु इलेक्ट्रॉन खोजते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। नंबर 3, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। अब जब आपने धात्विक पढ़ा तो अधात्विक भी पढ़ लीजिए। अधात्विक गुण क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति तत्वों की अधात्विक प्रकृति प्रदर्शित करती है। अधात्विक गुणधर्म क्या होंगे? नंबर 1 में अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। नंबर 2, अधातुएं आवर्त सारणी में दाएं और पाई जाती हैं, उसका उल्टा, धातु का उल्टा, धात्विक का मतलब उल्टा। नंबर 3, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट और इस पार्ट का आखिरी टॉपिक, आयनन एंथैल्पी। एक विलगित गैसीय परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित अंतिम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब मैं आपको इसमें बता दूं, 2 टॉपिक्स छूट गए थे हमारे, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो बच्चों लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बाकी सारे के सारे लेसन के नोट्स साफ सुथरे समझाए जाएंगे। अगर आपको नोट्स बाकायदा फ़ोटो में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मांग सकते हैं, आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत जल्द हम लोग दिसंबर में इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी क्लियर कराएंगे इसी चैनल पे। धन्यवाद।